बचपन से हमने एक ही कहानी सुनी है, देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ और बीच में एक विशाल पहाड़ जिसने समुद्र को मथा जा रहा था। लेकिन एक मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, क्या ये कहानी आपको थोड़ी अजीब नहीं लगती है? एक भारी भरकम पहाड़ समुद्र के पानी में कैसे तैर सकता है? एक जिंदा सांप जो रस्सी की तरह इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये क्षीर सागर यानी दूध का समुद्र इस पूरी पृथ्वी पर आखिर है कहाँ? मैंने दुनिया का हर नक्शा छान मारा, पैसिफिक ओशन है, अंटार्कटिक है, हिंद महासागर है, लेकिन दूध का सागर इस धरती पर कहीं नहीं है। तो क्या यह सब झूठ है? क्या हमारे ऋषि मुनि बस बच्चों को बहलाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां लिख रहे थे? जवाब है नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे थे। गलती हमारी थी, क्योंकि हम गलत जगह देख रहे थे। उन्होंने हमें एक जमीन का नक्शा नहीं दिया था, उन्होंने हमें आसमान का नक्शा दिया था। आज हम इस वीडियो में आपकी आंखों के सामने एक ऐसा प्राचीन कोड डिकोड करने वाले हैं जो साबित कर देगा कि समुद्र मंथन कोई जादू टोना या चमत्कार नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक एडवांस साइंटिफिक घटना थी। स्वागत है आपका एक ऐसे सफर पर जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल देगा। समुद्र मंथन, आज हम इसे धर्म या आस्था की नज़र से नहीं, बल्कि प्योर साइंस और लॉजिक की नज़र से देखेंगे। सबसे पहले चलिए उस लोकेशन को क्रैक करते हैं जहां ये घटना हुई थी। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है क्षीर सागर, संस्कृत में क्षीर का अर्थ होता है दूध। अब जरा अपनी साइंस की किताबों को याद कीजिए। हमारी आकाश गंगा, जिस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी मौजूद है, उसका नाम क्या है? द मिल्की वे, यानी दूध मेखला, दूध का रास्ता। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? जी नहीं। जब आप रात को साफ आसमान में ऊपर देखते हैं तो आपको तारों की एक सफेद दूध या पट्टी दिखाई देती है। हमारे पूर्वजों ने इसे देखा, इसका विश्लेषण किया और इसे क्षीर सागर का नाम दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि समुद्र मंथन पृथ्वी के किसी पानी में या समुद्र में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में हमारी अपनी गैलेक्सी के अंदर ही खगोलीय घटना थी। यह एक मेटाफर है जो डिकोड किया जाना है। लेकिन अगर समुद्र आकाश गंगा में है तो फिर वो कछुआ क्या है, वो मंदर पहाड़ क्या है, और वो वासुकी नाग कौन है? अब हम इस डिकोडिंग के सबसे रोमांचक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। अगर क्षीर सागर हमारी गैलेक्सी है तो फिर मंदराचल पर्वत क्या है जिसका इस्तेमाल मथने के लिए किया गया था? विज्ञान हमें बताता है कि हर गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत भारी चीज होती है जो गैलेक्सी को गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसे बांध कर रखती है और उसे घुमाती रहती है। आज के आधुनिक एस्ट्रोनॉमी इसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी एक ब्लैक होल है, उसका नाम है सेजिटेरियस ए। अब पुराणों को देखिए, मंदराचल पर्वत को आधार मानकर एक ऐसी धुरी बिंदु स्थिर की गई थी जिसके चारों ओर मंथन हो रहा था। हमारे पूर्वजों ने ब्लैक होल को एक विशाल पर्वत के रूप में दर्शाया है, क्योंकि उस समय ब्लैक होल शब्द नहीं था, लेकिन उन्हें यह पता था कि केंद्र में कुछ ऐसा है जो अत्यंत भारी और शक्तिशाली है। अब बारी आती है वासुकी नाग की, वो सांप जिसने रस्सी की तरह पर्वत को लपेट रखा था। अगर आप पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल की तरफ आकाश में देखेंगे तो आपको तारों का एक बहुत बड़ा समूह दिखाई देगा। इसका आकार बिल्कुल एक रेंगते हुए सांप जैसा है। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक खगोल विज्ञान में भी इस तारामंडल को डेर्को कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। डेर्को का मतलब लैटिन भाषा में ड्रैगन या विशाल सांप ही होता है। यह तारामंडल आकाश के केंद्र के चारों ओर लिपटा हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वासुकी नाग मंदराचल पर्वत में लिपटा हुआ है। लेकिन मंथन के लिए खींचने वाले भी तो चाहिए, देवता और असुर। रात के आसमान में देखिए, इस नाग मतलब डेकोर के एक तरफ बिग डिपर जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं और दूसरी तरफ लिटिल डिपर जिसे लघु सप्तऋषि। प्राचीन खगोल विज्ञान में तारों के ये समूह देवता और असुर के रूप में देखे गए थे और अपनी अपनी बारी से ऊपर नीचे होते रहते हैं, मानो रस्सी खींच रहे हो। ये आकाश गंगा का एक रोटेशन है जिसे एक कहानी में पिरो दिया गया था। सोचिए, बिना किसी हबल टेलीस्कोप के हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने आकाश का इतना सटीक नक्शा कैसे बना लिया था? ये संयोग नहीं हो सकता है, ये शुद्ध विज्ञान था। लेकिन रुकिए, यह कोड सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं था। ऋषियों की बुद्धिमत्ता देखिए, उन्होंने एक ही कहानी में ब्रह्मांड का नक्शा भी दिया और उसी कहानी में यह भी बताया कि इस धरती पर हम यानी इंसान कैसा पैदा हुए हैं। क्या समुद्र मंथन असल में हमारा डीएनए और एवोल्यूशन की कहानी भी हो सकती है? आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे। आसमान से अब जरा धरती पर उतरते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी तो मॉडर्न साइंस का एक ही जवाब है, समुद्र से, पानी से। और समुद्र मंथन की कहानी कहाँ हो रही है? पानी के अंदर। विज्ञान कहता है कि जीवन को पैदा करने के लिए ऊर्जा मतलब एनर्जी और घर्षण मतलब फ्रिक्शन की जरूरत होती है। मंथन असल में क्या होता है? यह घर्षण ही तो होता है। जब दो विपरीत ताकतें टकराती हैं तो एनर्जी पैदा होती है।
यहाँ एक और दिमाग घुमा देने वाला संयोग मिलता है। मंथन के समय भगवान विष्णु कछुआ मतलब कुम्र अवतार का रूप लेकर लिए हुए थे ताकि वो पहाड़ को अपनी पीठ पर संभाल सके। डार्विन की थ्योरी देखिए, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या कहती है? जीवन पानी से शुरू हुआ मतलब मत्स्य, फिर ऐसे जीव आए जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे मतलब एम्फीबियन। कछुआ क्या है? एक एम्फीबियन। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले, डार्विन से भी पहले, यह बता दिया था कि जीवन विकास में कछुआ जैसे जीवों का आना एक बहुत महत्वपूर्ण चरण था। उन्होंने इसे भगवान का अवतार कहा क्योंकि उसी स्टेप से जीवन को जमीन पर आने का मौका मिला। अब जरा फिजिक्स पर आते हैं। न्यूटन का तीसरा लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। समुद्र मंथन में ठीक यही तो हो रहा है। एक तरफ से देवता खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से असुर, समान बल विपरीत दिशा में। अगर एक भी पक्ष रस्सी छोड़ दे तो मंथन रुक जाएगा। यह संतुलन, बैलेंस ही है जिसे जीवन का निर्माण होता है। लेकिन इस मंथन से सबसे पहले क्या निकला? अमृत नहीं, सबसे पहले निकला हलाहल विष। साइंस के नजरिए से देखें तो जब पृथ्वी बन रही थी तो शुरुआती वातावरण बेहद जहरीला था। ज्वालामुखी फट रहे थे, जहरीली गैसें निकल रही थी। जीवन के पनपने से पहले इस धरती को उस विष से होकर गुजरना पड़ा। समुद्र मंथन हमें बताता है कि अमृत यानी जीवन पाने से पहले विष यानी संघर्ष और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं, ये आपकी और हमारी आज की जिंदगी की हकीकत है। हम सब अपनी लाइफ में एक मंथन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे समाज में यह विष आज किस रूप में मौजूद है और वो कौन से शिव हैं जो इसे रोक सकते हैं? अब तक हमने आसमान और शरीर की बात की, लेकिन समुद्र मंथन का तीसरा और सबसे जरूरी कोड हमारे समाज और हमारे मन से जुड़ा हुआ है। आज के दौर में हम जिसे लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहते हैं, यह मंथन उसी का ब्लूप्रिंट है। मंथन का मतलब क्या है? मंथन का मतलब है डिबेट करना, विचारों का टकराव। जरा सोचिए, अगर सिर्फ देवता होते और एक ही तरफ रस्सी खिंचती तो क्या मंथन हो पाता? नहीं। अगर सिर्फ असुर होते तो भी मंथन नहीं होता। मंथन के लिए दो विपरीत विचारधाराओं का मतलब अपोजिट आइडियोलॉजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज में पक्ष भी चाहिए और विपक्ष भी चाहिए। अब अलग अलग विचार जब आपस में टकराते हैं, बहस होती है, तभी समाज में कुछ नया और बेहतर निकल कर आता है। इसे हम सोशल प्रोग्रेस कहते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी आप समाज में कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे या अपने जीवन में कोई नई शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको अमृत नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपको विष मिलेगा। विरोध, आलोचना, गालियां और मुसीबतें, यही वो हलाहल विष है और यहीं पर सबसे बड़ी सीख छुपी हुई है। इस विष का क्या करें? अगर असुर इसे पीते तो वो मर जाते, देवता पीते तो वो भी खत्म हो जाते। तब जरूरत पड़ी शिव की। शिव यहाँ एक सच्चे लीडर का प्रतीक है, एक ऐसा लीडर जो समाज के जहर को मतलब आलोचना और नफरत को ना तो समाज पर थूकता है ताकि दूसरों को नुकसान ना हो और ना ही उसे अपने पेट में उतारता है ताकि खुद भी डिप्रेशन में न चला जाए। वो उसे अपने कंठ में रोक लेता है, इसलिए उसे नीलकंठ कहा जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब मुश्किलें आए तो उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दें, बस उन्हें मैनेज करें मतलब होल्ड इट और मंथन जारी रखें, क्योंकि विष के बाद ही लक्ष्मी मतलब समृद्धि, धनवंतरी मतलब स्वास्थ्य और अंत में अमृत मतलब सफलता निकलती है। ये कहानी हमें हार ना मानने का मनोविज्ञान सिखाती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो सवाल ये है कि ऋषियों ने इतना गहरा ज्ञान सीधी भाषा में क्यों नहीं लिखा? इसे इतने जटिल कहानी के रूप में क्यों बदल दिया गया? यही उनकी सबसे बड़ी दूरदर्शिता थी। इतिहास गवाह है, दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज जला दी गई, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को राख कर दिया गया। किताबें जल सकती हैं, कागज गल सकते हैं और भाषाएं भी बदल सकती हैं। आज हम और आप जिस हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, क्या 5000 साल बाद भी लोग इसी भाषा में बात करेंगे? शायद नहीं। अगर ऋषि इसे सीधे सीधे विज्ञान के रूप में लिख देते तो वो जो ज्ञान है, भाषा बदलने का जो डर है, वो हमेशा बना रहता। इसलिए उन्होंने कहानियों का सहारा लिया। उन्होंने इस ज्ञान को ऐसी स्टोरी में पैक किया जो इतनी दिलचस्प थी कि एक दादी अपने पोते को सुना सकती थी। यही उनका मास्टर स्ट्रोक था। इसे डाटा प्रिजर्वेशन कहते हैं। उन्होंने इस कहानी को मल्टी लेयर्ड में बनाया है। एक बच्चे के लिए यह देवताओं और राक्षसों की एक रोमांचक जादुई कहानी है। एक युवा के लिए यह जीवन में संघर्ष और सफलता का नैतिक पाठ है और एक वैज्ञानिक या ज्ञानी के लिए यह खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी और एवोल्यूशन का एक सटीक फार्मूला है। कहानी वही है, लेकिन आपकी समझ के स्तर के साथ उसका अर्थ भी बदल जाता है। इसी को सनातन कहते हैं, जो कभी पुराना नहीं होता है, जो हमेशा प्रासंगिक रहता है। और अगली बार जब आप किसी मंदिर में कछुए की मूर्ति देखें या आकाश में तारों को देखें तो याद
याद रखिएगा, आप केवल पत्थर या तारे नहीं देख रहे, आप अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई एक ऐसी विरासत को देख रहे हैं जो हजारों सालों से सुरक्षित है। यह सिर्फ आपके लिए है ताकि आप जान सकें कि हम भारतवासी कौन हैं और हमारा ज्ञान कितना महान था। समुद्र मंथन कहानी नहीं है, यह हमारा इतिहास, हमारा विज्ञान और हमारा भविष्य है।